इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिफरेंस पढ़ना। तो देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो एक गैसियस पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ये कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड में फ्री मोबाइल आयंस नहीं होंगे, एब्सेंस ऑफ फ्री मोबाइल आयंस। ठीक है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl प्लस वाटर और ये डिकम्पोज होकर के बनाएगा H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इट मींस इट हैज क्या, लार्ज नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस। मतलब एक एसिड है और एक एसिडिक गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिडिक गैस है, तो इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड मतलब ये एक एसिडिक गैस है, तो इसके लिए मॉइस्चर का होना जरूरी है टू टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स दैट ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब इसमें मॉइस्चर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से वाटर प्रेजेंट है, तो पहले से फ्री हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट है। मॉइस्चर इसलिए चाहिए हाइड्रोजन क्लोराइड को कि पहले हाइड्रोजन क्लोराइड मॉइस्चर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाए और उसके बाद वो लिटमस को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दे। जबकि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है उसमें पहले से फ्री हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, इसलिए ये सिर्फ ब्लू लिटमस को रेड करेगा। अब यहां से बारी आती है कि हम ये एक और पॉइंट है क्या, कि हाइड्रोजन क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज, यही पॉइंट लिखना है क्या, गैसियस, ये कीवर्ड है, गैसियस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड डज नॉट हैव क्या, फ्री मोबाइल आयंस। इसमें फ्री मोबाइल आयंस नहीं होंगे। ठीक है, फ्री मोबाइल आयंस नहीं होंगे, इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव रीजन दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कहेंगे कि ये एक गैसियस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें फ्री मोबाइल आयंस नहीं हो सकते हैं। दैट इज, इट इज गैसियस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड डज नॉट हैव फ्री मोबाइल आयंस। फिर आपको बोलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके पास तो फ्री मोबाइल आयंस है, तो इसका मतलब इट इज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बल्कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, या हम ये कह दें कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ large number of free mobile ions। तो ये कुछ डिफरेंस हैं
हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करोगे तो गैसियस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड will have the large number of free mobile ions. Hydrogen chloride doesn't have free mobile ions. So hydrochloric acid is good conductor of electricity because of large number of free mobile ions, while hydrogen chloride doesn't conduct electricity because doesn't have free mobile ions. ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी अकरेंस में। अकरेंस में दो स्टेट होती हैं किसी भी कंपाउंड की, एक होती है फ्री स्टेट और दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो फ्री स्टेट में पहला पॉइंट, ये एक वोल्केनिक गैस है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कि ये फॉर्म होता है इन गैस्ट्रिक जूस, स्टमक के अंदर, और कितना होगा 0.2 से 0.4% बाय द बॉडी वेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन। तो इतना फॉर्म होता है। कंबाइंड स्टेट मतलब इसके सॉल्ट्स होंगे जिनमें क्लोराइड्स होगा और जिनसे हम बना सकते हैं, जैसे NaCl क्लोराइड है तो ये कंबाइंड स्टेट हो गया किसका, HCl का, SiKCl, ये इसकी कंबाइंड स्टेट होती हैं। जो कि अब यहां पर ये कहते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरियाटिक एसिड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, म्यूरियाटिक एसिड भी बोलते हैं, एज इट इज फॉर्म्ड इन गैस्ट्रिक जूस, कितना 0.2 to 0.4% बाय मास ऑफ द एडल्ट पर्सन। तो ये म्यूरियाटिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। तो व्हेन यू गो फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी भी कंपाउंड का जो होगा वो आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, किससे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। मतलब ये कि A+B गिव्स AB, मतलब इरिवर्सिबल कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब तो यही होगा ना, इरिवर्सिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो हमने रिएक्शन लिया H2 plus Cl2 in presence of diffused sunlight, ये पहली इक्वेशन, टू फॉर्म ट्वाइस HCl, एक, या H2 plus Cl2 इन द डार्क, और डार्क में जब हीट करेंगे तो यहां पर एक्टिवेटेड कार्बन का यूज होगा और ये बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि डिफ्यूज्ड सनलाइट क्यों, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन के लिए डिफ्यूज्ड सनलाइट क्यों, व्हाई इज डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो आपको पता है कि क्लोरीन हाईली रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है। इट्स नॉट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज फ्लोरीन, लेकिन ये क्लोरीन है तब भी ये हाईली रिएक्टिव, तो हम लिखेंगे हाईली। तो बिकॉज क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाईली रिएक्टिव हैलोजन, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिएक्टिव हैलोजन है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ
डायरेक्ट सनलाइट, और अगर डायरेक्ट सनलाइट ली जाती है तो इट मे कॉज एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन से बचने के लिए हम लोगों को डिफ्यूज्ड सनलाइट लिया जाता है। क्वेश्चन होगा कि गिव रीजन। डिफ्यूज्ड सनलाइट is used for the formation of HCl by हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो आपको सिर्फ ये रीजन लिखना है कि जो क्लोरीन है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन और हाईली रिएक्टिव हेलोजन है, और अगर हम डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं तो एक्सप्लोजन हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों को डिफ्यूज सनलाइट लेनी पड़ती है। फिर आपने क्या किया, डार्क में क्या लिया? इन डार्क हीट इज रिक्वायर्ड। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल। एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल भी कह सकता है। तो यहां पर सनलाइट अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो सकती, कितना भी हीट कर लो। और अगर आपने एक्टिवेटेड कार्बन ले लिया तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, वो एक्ट्स एज, एक्टिवेटेड कार्बन क्या करेगा, एक्ट्स एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या का काम करेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन डार्क में लिया जाएगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अब आते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बाय नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो हीट करने पर वेपराइज ना हो, मतलब डज नॉट फॉर्म व्हाट, वेपर्स ऑन हीटिंग। तो अब हम कंबाइंड स्टेट लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की, और हाइड्रोजन क्लोराइड की कंबाइंड स्टेट कौन होगी? NaCl। हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर रख दिया 200 डिग्री सेल्सियस से कम। तो यहां पर क्या होगा कि NaHSO4 प्लस HCl बनेगा। और अगर टेम्परेचर 200 से ऊपर कर दिया, मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस ट्वाइस HCl। ऐसे ही KCl लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा बाय, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा बाय Na, तो बचेगा NaHSO4। और अगर दोनों डिस्प्लेस कराने हैं तो 2NaCl ले लिया। दैट विल अकर ओनली एट अबाउट 200 degree Celsius. But when we have below 200 degree Celsius, तो only one hydrogen will be displaced to form one HCl. ऐसे ही 2KCl plus concentrated H2SO4 and more than 200 degree Celsius to form K2SO4 plus twice HCl. अब आपको ये पता करना है, यहां पर देखो पहला, ये जब मान लीजिए ये रिएक्शन पूछ दी गई, तो इस रिएक्शन में आपको कुछ चीजें ये भी पूछ सकता है कि टाइप ऑफ सॉल्ट्स, जैसे NaCl और Na2SO4 और K2SO4, इनका क्या टाइप है। दूसरा NaHSO4 और
KHSO4। पिछली वीडियो में एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने बताया था कि ऐसे सॉल्ट जिनमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है वो नॉर्मल सॉल्ट कहलाते हैं। तो आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया, KCl भी है, तो ये सब कैसे होंगे? नॉर्मल सॉल्ट। और जिन सॉल्ट्स में आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो आपके कहलाएंगे एसिड सॉल्ट्स। ठीक है, तो दो तरीके के सॉल्ट यहां पर है। तीसरा पॉइंट यहां पे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक नॉन वोलेटाइल एसिड है। मतलब कि जब आप मिक्सचर को हीट करोगे तो H2SO4 वेपराइज नहीं होगा बल्कि NaCl से रिएक्ट करेगा, Na2SO4 या NaHSO4, K2SO4 या KHSO4 बनाएगा। और जो HCl बनेगी दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, वो कैसे फॉर्म में बनेगा? गैस के फॉर्म में। तो प्योर हाइड्रोजन क्लोराइड पाने के लिए आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होता। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 नॉन वोलेटाइल एसिड एंड फॉर्म्ड HCl will be free from the impurity of H2SO4। तो क्यों? क्योंकि वो वेपराइज ही नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा है, हीट करने पर सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमने जनरल मेथड ले लिया। अब आते हैं हम लोग इसके लैबोरेटरी प्रिपरेशन में। तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या करेंगे कि यहां पर जब लैब मेथड स्टार्ट करोगे तो उस लैब मेथड में एक हम राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे। ठीक, ये हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, इसमें फिलअप कर दिया सपोज NaCl। तो ये NaCl और साथ में फनल के थ्रू, थिसल फनल के थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप करेंगे। फिर इसके बाद इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, ये सैंड बाथ है। सैंड बाथ इसलिए कि कहीं एपरेटस ना क्रैक कर जाए। और यहां पर हमने बंसन बर्नर ले लिया क्योंकि हम लैबोरेटरी प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं, तो हमें ग्लास एपरेटस ही चाहिए और ऐसे ग्लास एपरेटस जो जल्दी क्रैक ना करें, और ये बने होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास के। फिर इसके बाद एक और फ्लास्क लिया, तो यहां पर आपने ले लिया अगेन कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए यहां पर भी कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया। आगे डिलीवरी ट्यूब, और इस डिलीवरी ट्यूब को कनेक्ट कर दिया किससे? एक बीकर से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो HCl बनेगा वो मॉइस्ट HCl होगा और कंसंट्रेटेड H2SO4 एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, मतलब मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग है, तो वो HCl के मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो यहां से निकलेगा ड्राई HCl। इसके बाद इसको हम कलेक्ट करेंगे जब, तो HCl जाएगा डाउनवर्ड और एयर जाएगी अपवर्ड। ठीक है, तो ये पूरा एपरेटस है। अब यहां पर एक एक चीज पूछेगा। पहला ये पूछेगा कि राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों लिया। तो राउंड बॉटम फ्लास्क लेने का रीजन ये है कि जो कभी भी राउंड बॉटम फ्लास्क आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप पूड़ी बनाते हैं तो जो कढ़ाई होती है वो भी राउंड बॉटम होती है, इसलिए ताकि हीट का डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो, पूरा का पूरा सब्सटेंस एक साथ हीट हो। फिर वो ये कह रहा है कि थिसल फनल पूरी डूबी क्यों है, इसमें डिप क्यों? इसलिए अगर ये डिप ना होती तो हो सकता है HCl बन करके ये फनल के थ्रू एस्केप आउट होने लगता। इसलिए अब कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है उसकी नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी है।
फिर टेम्परेचर जो रखा जाएगा ये लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो मॉइस्ट HCl मिलेगा, उसको ड्राई करने के लिए H2SO4। अब यहां पर एक एक क्वेश्चन हम इस डायग्राम का देख लेते हैं। आई होप यू माइट हैव दैट ड्रॉन द डायग्राम। अब डायग्राम के लिए तो हमें नेक्स्ट पेज पे फिर जाना होगा, क्योंकि अब पहला क्वेश्चन होगा यहां पर कि NaCl is only the salt। तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। क्योंकि हमें कभी भी कोई भी सब्सटेंस की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहला है कि वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। एंड इट इज फाउंड इन रॉक सॉल्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। तो रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है, आसानी से मिल जाता है। नंबर 2, राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों लिया? तो आपका आंसर होगा टू हीट द मिक्सचर इवनली। मतलब पूरा का पूरा मिक्सचर एक साथ गर्म होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन हीट का इवन होना चाहिए। तीसरा, थिसिल फनल यानी लोअर एंड ऑफ द थिसिल फनल is completely dipped into the mixture। क्यों? So that आंसर होगा कि वो escape out ना हो पाए। कौन? HCl गैस तो escape out हो सकती है। So that HCl gas should not get escaped out of the mixture। ठीक है। फिर आपसे ये कहा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ही क्यों? क्योंकि और भी एसिड्स हैं, रिमेनिंग एसिड्स जो होते हैं, बाकी के जो एसिड्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। तो बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल एसिड, मतलब डज नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग एंड गिव्स HCl gas free from H2SO4 impurity। ठीक है, H2SO4 की इंप्योरिटी से क्या होगा? ये फ्री होगा। फिर उसने कहा कि टेम्परेचर, अभी हम फ्लास्क के अंदर ही हैं, टेम्परेचर जो होता है इज केप्ट कितना? इट इज केप्ट बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये बिलो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों रखेंगे? तो NaCl cheap and easily available, very important point। Concentrated H2SO4 is non-volatile, very important point। And temperature kept below 200 degree Celsius, it is also very important point because number 1, above 200 degree Celsius क्या हो सकता है? ग्लास apparatus में क्रैक, ये टूट सकता है अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे। दूसरा, और अगर हम 200 से ज्यादा टेम्परेचर लेते हैं तो देखिए रिएक्शन में, अगर हम 200 से ज्यादा टेम्परेचर लेते हैं तो क्या बनता है? K2SO4 या Na2SO4, तो जो कि हायर टेम्परेचर पर इनसॉल्युबल कोटिंग बना लेता है। तो दूसरा पॉइंट हुआ कि दैट insoluble coating या hard crust of Na2SO4 oblique K2SO4 is formed, which is
डिफिकल्ट टू रिमूव, इसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग टेम्परेचर को हमेशा कितना रखते हैं, बिलो 20। और तीसरा पॉइंट है, जब ऐसा होगा तो लेयर बनती जाएगी Na2SO4 की बॉटम पर, अब वो थिक होती जाएगी, इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ फ्यूल विल अकर। तो ये 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम लोगों को टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहला पॉइंट कि अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस ग्लास apparatus में क्रैक। दूसरा पॉइंट, insoluble coating of Na2SO4 is formed which is difficult to remove। और तीसरा पॉइंट है वेस्टेज ऑफ फ्यूल विल अकर, राइट। फिर आप पहुंचे आगे, यानी HCl जो बन रहा है वो मॉइस्ट HCl बन रहा है। फिफ्थ पॉइंट, तो HCl गैस इज ड्राइड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि ये एसिडिक गैस है और H2SO4 भी एसिडिक है, तो ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, एक बार मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा, बिकॉज कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आंसर ये लिखना है, absorbs moisture because it is hygroscopic substance and does not react with HCl, does not react with HCl। तो HCl से रिएक्ट भी नहीं करता, जबकि हम नहीं ले सकते, क्या क्या नहीं ले सकते, P2O5 cannot be taken, quicklime cannot be taken, CaCl2 cannot be taken, ये cannot be taken क्योंकि they will react, because they will react। तो हमें क्या लेना है, हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है, क्योंकि इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा और इसका एसिडिक नेचर HCl से रिएक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि HCl भी कैसा है, एसिडिक है। अब आते हैं हम P2O5 क्यों नहीं ले सकते, तो अगर हम P2O5 लेते तो ये रिएक्ट कर जाता, तो रिएक्ट कर जाता तो बनाता क्या, CaO भी रिएक्ट कर जाता, रिएक्ट कर जाता तो क्या बनाता क्या, CaCl2 भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो P2O5 जो रिएक्ट करेगा वो बनाएगा HPO3 प्लस योर POCl3, ये दो कंपाउंड बनाएगा, एक HPO3 और दूसरा POCl3। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर कर दीजिए 2 और यहां पर कर दीजिए 3। तो इस तरीके से फास्फोरिल क्लोराइड, POCl3 जो होता है फास्फोरिल क्लोराइड और HPO3 जो होता है वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहलाता है। CaO और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि CaO बेसिक ऑक्साइड है, तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये एनहाइड्रस CaCl2 भी नहीं ले सकते, P2O5 भी नहीं ले सकते और क्विकलाइम भी नहीं ले सकते, हमको लेना होगा सिर्फ H2SO4। क्यों लेना होगा, क्योंकि वो एक तो रिएक्ट नहीं करेगा और दूसरा इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो हमारे ड्राइंग एजेंट की बात हो गई। अब हम पहुंचे कलेक्शन में, तो देखो हम एक बार फिर से बना देते हैं यहां पर कि जो HCl आ रही है यहां से एक U ट्यूब पे हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो HCl नीचे जाएगी और एयर ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब हुआ कि HCl गैस जो है इज कलेक्टेड कैसे, बाय अपवर्ड, क्योंकि एयर ऊपर जा रही है ना, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर या डाउनवर्ड डिलीवरी, डाउनवर्ड डिलीवरी, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर और डाउनवर्ड डिलीवरी, ठीक है। इससे हम इसको क्या करेंगे,
कलेक्ट करेंगे एंड इट कैन नॉट बी कलेक्टेड, HCl गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। वाटर पे हम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर पे कलेक्ट करने के बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, और कितना 452 वॉल्यूम ऑफ HCl is dissolved in 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब आप 1 लीटर वाटर लो, उसमें 452 लीटर HCl गैस डिसॉल्व हो सकती है एंड दैट विल मेक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसलिए हम इसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बारी HCl गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चूंकि गैस है तो इसका एसिडिक नेचर होगा, चूंकि HCl है और ये मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग तो रहती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होगी। अब H2SO4 से कम है, इसीलिए तो H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ना, वो इसको ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा फिर आता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्योंकि गैस है तो हम इसके टेस्ट की बात नहीं करेंगे। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगी किसमें, वाटर में। तीसरा पॉइंट है लिक्विफैक्शन, कि इसको हम कितने टेम्परेचर और कितने प्रेशर पर लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इट कैन बी liquefied at 10 डिग्री सेल्सियस एंड 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम इसको लिक्विफाई कर लेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हाईली स्टेबल है और ये एक HCl मॉलिक्यूल को अगर आपको ब्रेक करना है कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होगा, तभी ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में डिकम्पोज होगी, अदरवाइज ये थर्मली स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl गैस। अब आते हैं हम लोग किस पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम इसको कैसे बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कैसे बनाएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इन्वर्टेड funnel arrangement through back suction of water। तो वाटर के बैक सक्शन से इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट के थ्रू हम इसको बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो अब यहां पर क्वेश्चन है कि कैसा बनेगा। इसमें बनेगा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो पहले तो हम ये जान लें कि कंसंट्रेटेड HCl जो है, जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड होता है, मतलब इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड जो है, ये होता है 36% बाय मास। बट लैबोरेटरी में जो प्रिपेयर करते हो, इन द लैबोरेटरी, ये जो होता है 22.2% बाय मास होता है। तो हम यहीं तक बनाते हैं। तो अब वो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला पॉइंट कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग
मिक्सचर। अब उसने पहले तो ये पूछा, या इसी को बोलते हैं एजियोट्रोप। देखो क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस को किसी वाटर में अगर हमने डिसॉल्व किया तो इतनी स्पेसिफिक अमाउंट हो कि वो दोनों मिक्स होकर के एक साथ, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट थे प्योर स्टेट में, लेकिन जब वो मिक्स हो गए स्पेसिफिक अमाउंट में तो उस पूरे मिक्सचर का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ये कह रहा है द मिक्सचर दैट बॉइल्स at constant temperature without change in composition is called constant boiling mixture। और आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड पे पूछा जाता है। तो कह रहा है कि ऐसा मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल करे और बिना कॉम्पोजिशन में चेंज हुए, ऐसे मिक्सचर को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोप। अब जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज 22.2% HCl and 77.8% वाटर बाय मास। तो कैसे बनाएंगे? इट इज प्रिपेयर्ड बाय इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट। कैसा? इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट थ्रू बैक सक्शन ऑफ वाटर। इन्वर्टेड फनेल अरेंजमेंट के थ्रू बैक सक्शन ऑफ वाटर के थ्रू हम बनाते हैं। तो अब ये होता क्या है? इसमें क्या है कि हमने मान लीजिए, देखिए कितना है, 22.2% HCl एंड 77.8% वाटर। बैक सक्शन होता क्या है? ये आपका एक फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने क्या फिलअप किया था? NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको नीचे से हीट किया, यहां पर एक थिसल फनल लगा दी, डिलीवरी ट्यूब, और इस डिलीवरी ट्यूब में को हमने कनेक्ट कर दिया किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 के फ्लास्क से। ठीक है, अब कौन क्या करेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां पर ड्राई करने का काम करेगा। ऊपर थिसल फनल से क्या आ रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 आ रहा है, और ये डिलीवरी का लोअर एंड पूरा का पूरा डूबा है। वंस अगेन हम बता रहे हैं कि NaCl क्यों लिया, क्योंकि ये एक चीप एंड इजीली अवेलेबल सब्सटेंस है। कंसंट्रेटेड H2SO4 इसलिए क्योंकि ये एक नॉन वोलेटाइल एसिड है व्हाइल प्रिपेयरिंग द HCl गैस। दूसरा, थिसल फनेल लोअर एंड पूरा पूरा डूबा हुआ है ताकि HCl बनने के बाद ऊपर स्केप आउट ना हो सके। फिर कहा कि टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसलिए कि कहीं एपरेटस ना टूट जाए ज्यादा टेम्परेचर करने पर। दूसरा पॉइंट, इनसॉल्युबल कोटिंग ना बने Na2SO4 की, जो कि डिफिकल्ट होगा निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। और तीसरा क्या है कि वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी होगा। तो मॉइस्ट HCl हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या करेगा? मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा। फिर हम गए कलेक्शन में, लेकिन अब हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर हमने एक और एम्प्टी फ्लास्क लगा दिया।
ठीक है, एक और एम्प्टी फ्लास्क लगाया और यहां से इसको डिलीवरी ट्यूब फिर ले गए इधर को। अब यहां पर लगा दिया हमने एक इन्वर्टेड फनल, ठीक, ये इन्वर्टेड फनल लगा दी और फनल को लगाया और वाटर के सरफेस पर रख दिया। ये वाटर है, ठीक है। अब HCl गैस, ड्राई HCl गैस निकली इधर से, यहां पर आई, यहां से फिर फनल फ्लास्क में आई, फिर ये बहुत तेजी से इधर जा रही है, ठीक है। तो जब इन्वर्टेड फनल में पहुंचेगी तो चूंकि फनल जब आप रखोगे तो फनल में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से वाटर ऊपर चढ़ेगा, इसी को बैक सक्शन कहते हैं। और चूंकि HCl बहुत हाईली सॉल्युबल है, ये वाटर में अब्सॉर्ब होगा और तब तक ये, और देखिए वाटर ऊपर चढ़ेगा तो वाटर का लेवल जो फ्लास्क है वो नीचे जाएगा, तो वाटर ऊपर चढ़ने को ही हम क्या बोलेंगे, बैक सक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और ये वाटर तब तक बना रहेगा जब तक कि वाटर HCl सैचुरेट ना हो जाए, फिर नीचे गिरेगा आकर के, एंड द प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। मतलब ये एक इन्वर्टेड फनल है, एक बार और देखिए, ये एक इन्वर्टेड फनल है जो कि बीकर में वाटर के सरफेस पर रखी हुई है। तो जैसे ही रखोगे, किसी भी बर्तन को उल्टा करके अगर पानी के ऊपर रखते हैं तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर चढ़ने लगता है, तो यहां का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, इसी को कहते हैं बैक सक्शन। अब इधर से आ रही है HCl यहां डिजोल्व होगी, तो क्या होगा कि फनल, आप देखना फनल जो है अपनी जगह पर है, लेकिन फ्लास्क के वाटर का पानी, वो फ्लास्क का पानी जो है वो लेवल डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ वाटर यहां पर पहुंच गया, एयर निकल चुकी है फनल से। अब ये फनल यहां पर टिकी हुई है अपने स्टैंड के थ्रू। अब यहां पर जो HCl आ रहा है ये तब तक यहां बना रहेगा वाटर जब तक ये सैचुरेट ना हो जाए, और फिर नीचे गिरेगा जाके, फिर लेवल ऊपर हो जाएगा। द प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू गेट 22.2% HCl बाय मास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय मास। तो अब वो ये कह रहा है कि व्हाट इज बैक सक्शन ऑफ वाटर। तो देखिए, व्हेन एन इन्वर्टेड फनल, जब इन्वर्टेड फनल को इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर जब आप किसी भी इन्वर्टेड फनल को रखते हैं तो क्या होगा, तो होगा ये, वाटर वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द फनल, वैक्यूम इज क्रिएटेड inside the funnel and water rises up. This is called back suction of water. ठीक है, इसी को बैक सक्शन कहते हैं वाटर का। अब वाटर फनल के अंदर पहुंच गया तो ये एयर गैप डेवलप हो गया, और ये वाटर फनल का तब तक नहीं नीचे गिरेगा जब तक ये HCl से सैचुरेट ना हो जाए, मतलब 22.2% ना हो जाए। नीचे आया, फिर डाइल्यूट हो गया, फिर पानी ऊपर चढ़ा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, कब तक, जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। तो यहां पे तो ये होगा। अब मान लीजिए आपसे ये कहता कि अगर हम फनल ना लगाते हैं तो क्या होता, ये जो फनल है इसने एरिया बढ़ा दिया, तो बैक सक्शन रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया, होगा बट कम होगा, मतलब फनल तक ही वाटर पहुंच जाएगा। और अगर ये पतली सी ट्यूब होती तो ये वाटर सीधा ऊपर चढ़ता, और अगर फ्लास्क भी ना होता तो क्या होता कि वाटर जाता कहां पर, सल्फ्यूरिक एसिड में, और वहां पर ब्लास्ट कर देता। तो ये जो है, जो बीच में एक एम्प्टी फ्लास्क लगा, इसको बोलते हैं एंटी सक्शन डिवाइस।
मतलब ये सक्शन को कंप्लीटली खत्म कर देता है कि अगर वाटर चढ़ के आएगा तो यही गिर जाएगा, आगे H2SO4 तक नहीं पहुंचेगा। अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वर्टेड funnel arrangement। इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट का काम क्या है? while preparing constant boiling mixture of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं आपको बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, फनल जो होती है वो क्या करती है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाएगी जिससे कि जो बैक सक्शन है रिड्यूस हो जाएगा और मिनिमाइज हो जाएगा, और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि वो प्रिवेंट हो जाएगा। बैक सक्शन को रिड्यूस या मिनिमाइज कर देगी, यानी बैक सक्शन ऑफ वाटर को रिड्यूस या मिनिमाइज कर देगी। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट क्यों यूज करते हैं, तो आपका का आंसर होगा इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया एंड रिड्यूसेस और मिनिमाइजेस और प्रिवेंट्स द बैक सक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां तक आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। और कितना बनेगा? 22.2% by mass of water and 77.8% by mass of 22.2% by mass of HCl and 77.8% of water। ठीक है, अब हम यहां से दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी को, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहला जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोजन क्लोराइड का वो होता है -113 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 110 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस है, एक का माइनस में है क्योंकि वो गैस है, और जब गैस वाटर में डिसॉल्व होकर के आयनाइज हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया? बढ़ गया। यानी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो कंपाउंड है वो वाटर में जाके आयनाइज होगा, और जब आयनाइज होगा तो वाटर को एस्केप आउट नहीं करने देगा। तो इस तरीके से जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस होगा, और उसमें HCl होगा 22.2% HCl बाय मास और 77.8% वाटर बाय मास होगा, और ये दोनों ही एक साथ उड़ेंगे कितने टेम्परेचर पर? 110 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। अब नेक्स्ट पॉइंट है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर जो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में जो फाउंटेन बनेगा वो रेड फाउंटेन का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? क्योंकि HCl गैस। देखिए यहां पर एक हमने इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इस इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क को एक कैपिलरी ट्यूब के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया और यहां पर भर दिया ब्लू लिटमस। कैसा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन।
इस इन्वर्टेड फ्लास्क में हमने लगा दिया एक ड्रॉपर, और ड्रॉपर में है क्या, वाटर। अंदर फिलअप कर दी फ्लास्क के अंदर HCl गैस। क्या फिलअप कर दिया, HCl गैस। अब ये ब्लू लिटमस तब तक ऊपर राइज नहीं करेगा जब तक कि अंदर का प्रेशर कम ना हो जाए। वो कैसे कम होगा, वो ऐसे कम होगा जब हम इस ड्रॉपर को पुश करेंगे तो वाटर अंदर फ्लास्क के जाएगा और कुछ HCl जो होगा वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, यानी गैस है वो डिसॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही कुछ गैस डिसॉल्व होगी अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो फाउंटेन जो है, रेड फाउंटेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा, रेड फाउंटेन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रेड फाउंटेन बनेगा और इस रेड फाउंटेन में, तो यहां पर रेड फाउंटेन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। कब, जब हम ड्रॉपर को पुश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो HCl का नेचर है, एक तो एसिडिक है, एसिडिक गैस है, और दूसरा इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि बिना वाटर में डिसॉल्व हुए ये फाउंटेन नहीं बनेगा, अंदर का प्रेशर कम नहीं होगा। तो यहां पर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का रोल क्या है इन HCl। पहला, इट शोज दैट गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्राइमरी फोकस है। और दूसरा, चूंकि रेड फाउंटेन का फॉर्मेशन होता है तो गैस HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक नेचर को ना बता करके हमको क्या बताना है कि ये कैसा है, हाईली सॉल्युबल। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट शोज दैट HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ HCl एसिड। तो प्रॉपर्टी में पहला नेचर, तो ये होगा हाइग्रोस्कोपिक, मतलब मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग। दूसरा, टेस्ट, चूंकि एसिड है ये सारिन टेस्ट होगा। ठीक है, तीसरा, यहां पर कंसंट्रेटेड HCl जो है, इफ ड्रॉप्ड ऑन द स्किन टर्न्स द स्किन एम्बर कलर, मतलब येलोइश ब्राउन कर देगा। अगर कंसंट्रेटेड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर स्किन पर ड्रॉप होता है तो उसको एम्बर कलर का कर देगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हाउ मच इज 110 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और चूंकि ये हाईली एसिडिक है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है टिपिकल एसिडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, टिपिकल एसिडिक प्रॉपर्टी। देखिए भैया, when you go for the typical acidic property, पहला एक्टिव मेटल्स प्लस डाइल्यूट HCl, तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो क्यों टिपिकल एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री H3O पॉजिटिव आयंस। अब यहां पर हम मेटल ले लेते हैं, जैसे Zn ले लिया, Fe ले लिया, ठीक है, और एक और ले लिया Pb।
तो Zn को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करोगे, Zn इज अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। Fe को जब रिएक्ट कराओगे तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा FeCl2 प्लस H2। तीसरा PbCl2 को जब डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो ये भी बनाएगा PbCl2 प्लस H2। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है कि जो Pb है और PbCl2 है, PbCl2 Pb तो इनसॉल्युबल है ही वाटर में, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये तो रिएक्टेंट इनसॉल्युबल एंड प्रोडक्ट इज आल्सो इनसॉल्युबल। तो अब क्या होगा, तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्शन बिटवीन Pb एंड डाइल्यूट HCl इज स्टॉप्ड, ये रुक जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ insoluble coating of PbCl2 over Pb। पहली लेयर रिएक्ट करेगी और जैसे ही PbCl2 एक बार बन गया तो रिएक्शन विल गेट स्टॉप्ड। ठीक है, फिर कॉपर लिया, यू नो दैट कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो डाइल्यूट HCl कॉपर से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इन स्पाइट ऑफ showing कि it is below hydrogen in the reactivity series, you must write that because it is less reactive than hydrogen, that's why copper will not react with dilute hydrochloric acid। अब आते हैं मेटल के बाद मेटल ऑक्साइड्स। अगर मेटल ऑक्साइड लिया प्लस डाइल्यूट HCl लिया तो क्या होगा, तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम मेटल ऑक्साइड जैसे मान लीजिए ZnO ले लिया, आपने ले लिया FeO, आपने ले लिया CO, ZnO FeO, तो ZnO तो एम्फोटेरिक है, लेकिन जैसे ही HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बेसिक नेचर शो करेगा। और CuO भी एक बेसिक ऑक्साइड है, इट्स नॉट Cu, इट्स अ CuO which is a basic oxide। तो they will react with dilute HCl and dilute HCl। क्या बनेगा, देखो there is a one O, तो H2O और H2O, it means you need 2 HCl in each, क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड है। अब क्या बचा, ZnCl2, FeCl2 और CuCl2। यहां पर एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन CuO या अ ब्लैक मेटल ऑक्साइड, ऐसे भी कह सकता है, CuO कह सकता है या ब्लैक मेटल ऑक्साइड is treated with dilute hydrochloric acid। ठीक, तो देखिए, तो CuO जो है आंसर में क्या लिखना है, CuO एक ब्लैक सॉलिड है और इसको आपने कराया डाइल्यूट HCl से रिएक्ट, तो जो बन रहा है वो CuCl2 प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये आपका वाटर में डिसॉल्व होने पर जो CuO है ये ब्लू सॉल्यूशन का फॉर्म करता है। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में सिर्फ इतना लिखोगे, अ ब्लैक सॉलिड चेंजेस टू
ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। आपको यहां पर कोई नाम नहीं लिखना, ठीक है, तो ये आंसर लिखना है। हमने रिएक्शन में आपको बताया कि कैसे होता है, यानी ब्लैक सॉलिड जो है CuO है और वो सी, तो बिकॉज डाइल्यूट से करा रहा है ना, तो ब्लैक सॉलिड जैसे ही नाम बोलेगा तो दैट विल बी CuO। ब्लैक सॉलिड चेंजेस टू ब्लू सॉल्यूशन, तो ब्लू सॉल्यूशन इज फाउंड, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। अब आती है बारी किसकी, PbO की। तो यहां पर फिर वही बात कि जब आपने PbO लिया तो आपको कहेंगे रिएक्शन बिटवीन PbO and dilute HCl will get stopped। क्यों रुक जाएगी? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ insoluble coating of PbCl2, क्योंकि PbO खुद ही insoluble है और जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो ये पहली लेयर तो रिएक्ट करेगी, ठीक है, और इसी पहली लेयर पर कोटिंग बन जाएगी किसकी, PbCl2 की, अंदर को स्टॉप कर देगी रिएक्शन को, ठीक है, रीजनिंग में आ सकता है। अब आते हैं रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब आपने लिया यहां पर NaOH या KOH, ठीक है, या आपने ले लिया CuOH होल ट्वाइस और इसको आपने रिएक्ट कराया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सब एसिड बेस्ड सॉल्ट फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या बनेगा, पहले में NaCl प्लस H2O, दूसरे में KCl प्लस H2O, तीसरे में CuCl2 प्लस ट्वाइस H2O विल बी फॉर्म्ड। अब यहां से आपको ये देखना है कि NaOH और KOH soluble in water, HCl soluble in water, salt soluble in water, but CuOH whole twice ये insoluble, पर प्रोडक्ट इसका कैसा है, soluble। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन NaOH प्लस डाइल्यूट HCl या KOH प्लस डाइल्यूट HCl, तो देखो हम बार बार इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि NaOH सॉल्युबल, HCl सॉल्युबल, सॉल्ट सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल है। तो ये सब जानते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये MCQ में पूछ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एल्कलाई इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन है, लेकिन एक टाइप और है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन alkali is also called what, टाइट्रेशन। मतलब स्ट्रेंथ पता करनी होती है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड की यूजिंग एन इंडिकेटर। अब इसमें दो रिएक्टेंट है, एक की स्ट्रेंथ पता होगी, दूसरे की स्ट्रेंथ निकालनी होगी, और इंडिकेटर का भी यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब हम लोग लेते हैं मेटल कार्बोनेट, जैसे आपने लिया Na2CO3 या NaHCO3 या CaCO3 या CaHCO3 होल ट्वाइस या CuCO3 या CuHCO3 होल ट्वाइस। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ग्रीन सॉलिड है। कौन, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर बाइकार्बोनेट, बाकी तो व्हाइट सॉलिड होंगे। अब इसको आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो देखिए 2Na नीड 2Cl, तो 2NaCl प्लस, अब आपको बच रहा है क्या, H2CO3, बट इट विल नॉट बी फॉर्म्ड। ये बन जाएगा किसमें, डिकम्पोज हो जाएगा वाटर एंड CO2 में, क्योंकि H2CO3 एक अनस्टेबल एसिड होता है, तो जैसे ही बनेगा वो टूट जाएगा। सेकेंड, फिर डाइल्यूट HCl, तो क्या बना, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2,
फिर CaCO3, तो 2HCl लेंगे डाइल्यूट HCl, बनेगा CaCl2 प्लस 1 वाटर प्लस 1 CO2। फिर आप लोगे CaHCO3 होल ट्वाइस 2HCl, तो CaCl2 बनेगा और देखो 2H2CO3 बन रहा है, तो ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस CO2। ऐसे ही कॉपर कार्बोनेट में डाइल्यूट HCl 2 मॉलिक्यूल बनेगा CuCl2 प्लस H2O प्लस CO2। लास्ट में 2HCl क्या बनेगा CuCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस CO2। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे मान लो आपसे पूछ दिया गया CaCO3 का ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन, कि आपसे कह दिया गया कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन नंबर 1 CaCO3 is treated with dilute HCl, या कह दिया CuCO3 is treated with dilute HCl। हम दो ले रहे हैं, तो आप जब रिएक्ट कराते हो CaCO3 को तो बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो तुमको CO2 का टेस्ट ही बताना है। इसका टेस्ट बताना है CO2 का टेस्ट। क्या टेस्ट होगा? तो आंसर होगा ऑब्जर्वेशन का एफरवेसेंस ऑफ colorless and odorless gas is evolved that turns lime water milky and has no effect on acidified KMNO4 और acidified K2Cr2O7 सॉल्यूशन। तो ये होगा जब आप कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराओगे, तो ये ऑब्जर्वेशन होगा इसका। दूसरा हमने लिया था क्वेश्चन, फिर से लिख रहा है कि CuCO3 इज ट्रीटेड। देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि CuCO3 को जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। तो आपको तो बन तो रहा है, ये क्लियर है कि CuCl2 बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। बट ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? CuCO3 एक ग्रीन सॉलिड है। कैसा है? ग्रीन सॉलिड। चेंजेस टू CuCl2 एक ब्लू सॉल्यूशन में चेंज हो गया। एक तो ये ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि ग्रीन सॉलिड चेंजेस टू ब्लू सॉल्यूशन। एंड टेस्ट ऑफ CO2 effervescence ऑफ, effervescence का मतलब होता है bubbles of a gas comes out of a liquid, bubbles of a gas comes out of a liquid। तो यहां पर effervescence of colorless, odorless gas are evolved which turn lime water milky and has no effect on acidified KMNO4 और acidified K2Cr2O7 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थे आपके कार्बोनेट्स। अब आते हैं बाइकार्बोनेट सल्फाइड्स पर।
आपसे ले लिया उसने सोडियम सल्फाइड Na2CO3 SO3, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, कैल्शियम बाइसल्फाइड CaHSO3 होल ट्वाइस। सेम रिएक्शन आपने लिया डाइल्यूटेड Cl और डाइल्यूटेड Cl, सबके साथ डाइल्यूटेड Cl ले लिया, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन होगी, जहां CO2 बनेगा वहां पर SO2 हो जाएगा, 2 2 and 2। देखिए 2 NaCl, और आपको पता है कि H2SO3 बनता दिख रहा है। ये भी कैसा होता है, अनस्टेबल एसिड, तो ये बनाएगा H2O प्लस SO2। फिर ये बनाएगा NaCl प्लस 1H2O प्लस 1SO2। ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस 1SO2। कैल्शियम बाइसल्फाइड will form CaCl2 plus 2H2O plus 2SO2। And if you take cupric sulfide या cupric bisulfide, this question can be asked, CuSO3 या CuHSO3 whole twice, ये दोनों ही ग्रीन सॉलिड्स हैं। तो आपका क्यूप्रिक सल्फाइड है और एक क्यूप्रिक बाइसल्फाइड है। HCl डाइल्यूट HCl, यहां पर 2 and 2, ये बनाएगा CuCl2 प्लस H2O प्लस SO2। ये बनाएगा CuCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस SO2 गैस। अब क्वेश्चन पूछेगा यहां से ऑब्जर्वेशन के, देखिए राइट अप योर ऑब्जर्वेशन। क्या, नंबर 1, व्हेन सोडियम सल्फाइड Na2SO3 या NaHSO3 या CaSO3 या CaHSO3 whole twice are treated with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहां पर आपको सिर्फ SO2 का टेस्ट लिखना है, बिकॉज जो भी सॉल्ट बनेंगे वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहां पर आंसर लेंगे कि एफर्वेसेंस ऑफ कलरलेस odorless gas are evolved. I have written odorless, no, suffocating odor, suffocating odor लिख सकते हैं या burning sulfur smell, ठीक है। तो effervescence of colorless and suffocating odor gas are evolved which turn lime water milky, तो CO2 भी यही करता है, which turn lime water milky, ये लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की बना देगा और decolorizes acidified KMnO4 solution and turns acidified K2Cr2O7 solution from orange to green, K2Cr2O7 solution from orange to green। तो ये है SO2 का टेस्ट, ठीक है। अब अगर उसने पूछ दिया कि क्यूप्रिक सल्फाइड या क्यूप्रिक बाइसल्फाइड, तो CuSO3 या CuHSO3
होल ट्वाइस। तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों ही ग्रीन सॉलिड है। अब इसको जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराया तो ये क्या बनाएगा? CuCl2 प्लस H2O एंड SO2। तो CuCl2 का भी कलर बताओगे कि ब्लू सोल्यूशन बनेगा, और यहां पर बताओगे टेस्ट ऑफ SO2 कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड decolorizes acidified potassium permanganate and turns acidified potassium dichromate solution from orange to green। बाइसल्फाइड में भी सेम ब्लू सोल्यूशन और साथ साथ किसका टेस्ट? SO2 का टेस्ट। तो यहां पर टेस्ट ऑफ SO2 बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है क्यूप्रिक सल्फाइड का, ठीक है। तो ये काफी टाइम पहले आया था, बट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सल्फाइड पर, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स, विद मेटल सल्फाइड्स, ठीक है। मेटल सल्फाइड में पहला, मान लीजिए आपने ZnS लिया, मान लीजिए आपने FeS लिया, मान लीजिए आपने COS लिया। लेड के सॉल्ट नहीं लेंगे क्योंकि वो इनसॉल्युबल कोटिंग बना के रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ZnS व्हाइट सॉलिड, ठीक है, ZnS है व्हाइट सॉलिड, FeS है ब्लैक सॉलिड। लेड के सॉल्ट कोई भी नहीं लेंगे, लेड या लेड के सॉल्ट नहीं लिए जाएंगे क्योंकि वो रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ PbCl2। क्यूप्रिक सल्फाइड भी ब्लैक सॉलिड है। अब इसको हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा रहे हैं। किससे? डाइल्यूट HCl से। तो जब ZnCl2 बनेगा तो ये कलरलेस सॉल्यूशन है, क्योंकि व्हाइट से हमेशा कलरलेस सॉल्यूशन बनता है और कलरलेस से व्हाइट। लेकिन जब कलर्ड होते हैं तो कलर्ड से कलर्ड ही सॉल्यूशन बनेगा। FeCl2 बनेगा जो कि ग्रीन सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन में, और बनेगी रॉटन एग लाइक स्मेलिंग गैस। तो यहां बनेगा CaCl2 जो कि ब्लू सॉल्यूशन होता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और बनेगी रॉटन एग लाइक स्मेलिंग गैस। तो टेस्ट जो H2S का है वो है रॉटन एग लाइक स्मेलिंग गैस। कैसी? रॉटन एग लाइक smelling gas and turns moist lead acetate paper to black। वो moist lead acetate paper को black कर देती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड डाइल्यूट HCl। तो Na2S2O3 प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बनाएगा 2NaCl, एक H2O। तो S2O3 में से एक O निकल गया, दो O बचे हैं, दो S बचे हैं, तो बनेगा SO2 प्लस येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर। और SO2 का टेस्ट आपको पता है कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो मिल्कीनेस को इग्नोर करते हुए दूसरा वाला टेस्ट देंगे, decolorizes acidified KMnO4 solution and turns acidified K2Cr2O7 solution from कैसा? ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है। सो ये सारी की सारी टिपिकल एसिडिक प्रॉपर्टी में आती है, क्योंकि देखिए ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है Na2S2O3 की।
बट यहां पर हम टिपिकल एसिडिक प्रॉपर्टी ही मानेंगे बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग HCl की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अपन लेंगे MnO2, अपन लेंगे PbO2, we will take Pb3O4, we will take KMnO4 and we will take K2Cr2O7 solution। ठीक है, पहला MnO2 एक ब्लैक सॉलिड है, इसको कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब हुआ दैट विल टेक आउट ऑक्सीजन, तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो वाटर बनेगा। फिर हमने कहा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन बनाएगा। फिर ये एक्सेस में है तो Mn से रिएक्ट करके MnCl2 बना देगा, तो इसका मतलब MnCl2 और H2O और क्लोरीन गैस बनेगी। दूसरे में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बनाएगा PbCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। फिर आता है Pb3O4 कंसंट्रेटेड, तो यहां पर आपके 3 Pb हैं तो ये 3PbCl2 बनेगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस क्लोरीन बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर 4H वाटर होंगे और 8HCl होंगे। KMnO4 के साथ जब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो K है तो KCl, Mn है तो MnCl2, चूंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है सेल्फ ऑक्सीडाइज इनटू क्लोरीन प्लस वाटर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, तो उसके साइड में जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहां पर भी कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड K है तो KCl, Cr है तो ClCl3 प्लस वाटर एंड प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो 2KMnO4, 16HCl, 2KCl, 2MnCl2, 8H2O और 5Cl2। ऐसे ही 14HCl, 2KCl, 2CrCl3, 7H2O और 3Cl2। अब क्वेश्चन ये पूछता है ऑब्जर्वेशन का, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी हुई, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट, पहले तो राइट द बैलेंस्ड, ये फर्स्ट रिएक्शन पूछेगा, केमिकल इक्वेशन बिटवीन द रिएक्शन ऑफ MnO2 एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आपने रिएक्शन लिख दिया, क्या, MnO2 प्लस concentrated HCl to form MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। फिर वो पूछेगा प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो तुम बताओगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्या बताओगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो फिर MnO2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर पूछेगा ऑब्जर्वेशन, तो ये तो ब्लैक सॉलिड है, MnO2 भी ब्लैक सॉलिड होता है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तीसरा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में लास्ट में निकल रही है क्लोरीन गैस, तो आप बताओगे ग्रीनिश येलो गैस या येलोइश ग्रीन गैस is evolved which turns moist starch iodide paper, moist starch iodide paper,
moist starch iodide paper to blue black, जबकि H2S जो होती है वो moist lead acetate पेपर को ब्लैक करती है। ठीक है, तो ये येलोइश ग्रीन या ग्रीनिश येलो गैस है। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो है CaOCl2 यानी CaO इज अ बेसिक ऑक्साइड। यहां पर कंसंट्रेटेड ना लेकर के हमको लेना होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, यानी यहां पर भी ये जो है HCl जो है यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट ही है, जो कि क्लोरीन से ऑक्सीजन को हटा दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेंगे सिर्फ 2HCl। ठीक, तो these were the reducing property of concentrated and dilute hydrochloric acid. Now we are coming to test. तो पहला टेस्ट MnO2 concentrated hydrochloric acid to form MnCl2 plus H2O plus Cl2, यानी MnO2 को जब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो टेस्ट में लिखोगे क्या, ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन गैस is evolved which turns moist starch iodide paper to blue black। तो टेस्ट में हमेशा ऑब्जर्वेशंस लिखे जाते हैं, एक बात। दूसरा टेस्ट है ऑन रिएक्शन विद AgNO3 solution, it gives curdy white PPT which is insoluble in any mineral acid। किसी भी मिनरल एसिड में ये डिसॉल्व नहीं होगा, बट soluble in excess of ammonia solution, जो इंडिकेट करता है shows the test of hydrochloric acid HCl acid and test for Cl negative ion। इस तरह से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीट चैप्टर हो गया। ठीक है, ओके।